हेलो दोस्तों, मास विद मास्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हार्दिक स्वागत है। क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करवाने आता है और आपको करना होता है और आप करेंगे। और जब टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो सब कुछ आएगा। आपने थंबनेल देख लिया होगा, 12वीं का आज चलने जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स का। आज हम पढ़ेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे और पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ लेंगे। और हाँ, इतना खत्म करने के बाद मस्ती करेंगे। तो जानते हो, पीछे वाला अगर आप वीडियो देख के नहीं आए हो तो देख के आ जाओ, क्योंकि हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं आपके लिए ताकि आप जिंदगी में सफल होइए। और हाँ, हम लोगों का अपना, अपने गांव का, अपने सबका, बोला ना मैंने, सबका नाम रोशन करना है। तो चैप्टर नंबर 5 है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब चुंबकत्व एवं द्रव्य हम पढ़ने जा रहे हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो पिछले कई सालों में पूछा जा चुका है। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कब ये सवाल पूछे गए हैं। तो आपको करना क्या है, बढ़िया से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है, जतन से पढ़ना है, क्योंकि रोशन करना है क्या नाम। तो शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नहीं, दो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। मतलब बोल रहा है कि नहीं, दो प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थों का नाम लिखिए। प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ पहला है मित्रों आपका विषमत है, विषमत लिख सकते हो आप। और अगला वाला आप लिख सकते हैं क्या, एंटीमनी। एंटीमनी और जो विषमत है दोनों क्या है, बोलो, प्रतिचुंबकत्व वाले पदार्थ हैं। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है, याद कर लो, बहुत ही अच्छे से याद करना। अगला लिखा है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ की सुग्राहिता। अनुचुंबकीय पदार्थ की सुग्राहिता यहाँ पे साई होगा, का मान 10⁻⁻⁴ है, कोई बात नहीं। और बोलता है पदार्थ के सापेक्ष चुंबकशीलता, म्यू आर का मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। म्यू आर बराबर होता है मित्रों, म्यू आर बराबर 1 प्लस म्यू आर बराबर क्या होता है, 1 प्लस साई होता है। तो 1 प्लस साई का मान क्या दिया है, 10⁻⁻⁴। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0.0004 आएगा, जोड़ने पर 1.004 आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, निम्नलिखित पदार्थों में प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों को चुनिए। कौन प्रतिचुंबकीय है और कौन अनुचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं। ये जानते हो कौन कौन से हैं। ये है आपका तांबा है और जो चांदी है, ये दोनों आते हैं प्रतिचुंबकीय में आते हैं। तांबा और क्या बोलो, चांदी, ये आपका हो गया किसमें, प्रतिचुंबकीय में आ गया। और अनुचुंबकीय में कौन आएगा, सोडियम आएगा और प्लैटिनम आएगा। अनुचुंबकीय में कौन आएगा, बोलो, सोडियम आएगा और प्लैटिनम आएगा आपके अनुचुंबकीय में। तो सवाल नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर मित्रों। अगला वाला क्वेश्चन कहता है, प्रति तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर लिखिए। कहा जा रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में मुख्य अंतर क्या होता है। तो खाली उनकी परिभाषा लिख देंगे, हो जाएगा मित्रों। तो जानते हो सवाल नंबर 4 का जो आंसर आपको देने जा रहे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा पहले आपको बता दूं मैं। तो जानते हो क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, मान लो यहाँ पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया गया हो, ठीक है ना जी। और कहा यह जा रहा है ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाए और इनके जो एटम है ना, ये इनसे उल्टा बिहेव करें अपने आप को, मतलब कि इनके डाइपोल के, जो इनके दिशा के विपरीत अपने आप को तैयार कर लें। बहुत ज्यादा नहीं, कम मात्रा में, मतलब कि हल्के से। तो हम बोलेंगे ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अपने अंदर के परमाणुओं को कुछ ऐसे मतलब कि तैयार कर लें कि उनका विरोध करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। और अगर उनका सपोर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलो, अनुचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मान लो आगे जा रहा है, इनका एटम कुछ ऐसा बैठ जाए कि वो अभी बना ले आगे की ओर। अरे भाई, मैग्नेट क्या है, मतलब जो एटम होता है वह एक टाइप का क्या होता है, मैग्नेट ही तो होता है ना जी। एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं तो करंट फ्लो करता है, दैट टाइम वो एक मतलब चुंबक की तरह बिहेव करता है। तो चुंबक की तरह बिहेव अगर मान लो बाहर का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है,
इसका वाला भी ऐसे बन जाए, इसे बोलेंगे अनुचुंबकीय, और जब इसका उल्टा बन जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय बोलेंगे। और ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है मित्रों, ठीक है ना। ये वाला हो गया। सवाल नंबर 5वां क्या है, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों का व्यवहार अनुचुंबकीय पदार्थों से किस प्रकार भिन्न होता है। तो सवाल नंबर 5वां में बोल रहा हूं, मान लो एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आप रख देंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थों को, तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये ऐसे पहले बात अपने आप को उल्टा करेगा, इनका क्षेत्र आगे है, इनके एटम कुछ अपने आप को ऐसे रेडी करेंगे, उल्टे हो जाएंगे ऐसे, और हाँ, और जब उल्टा हो जाएंगे ना तो ये परपेंडिकुलर ऐसे बन जाएंगे। क्षेत्र आपका आगे जा रहा है तो अपोज करने नाते ये वाला ऐसे खड़ा हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। और हालांकि इस अनुचुंबकीय सपोर्ट करता है, अनुचुंबकीय सपोर्ट करता है, ये उसी में सीधा पड़ा रहेगा, यानी कि क्षेत्र मान लो आगे है तो ये अभी कहाँ रहेगा, बोले पदार्थ भी कहाँ रहेगा, बोलो उसी में, मतलब कि समांतर पड़ा रहेगा। ये आपके क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा और ये आपका समांतर हो जाएगा। लंबवत क्यों हो रहा है, विरोध कर रहा है। ये समांतर क्यों हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इनके डाइपोल इनका सपोर्ट करते हैं, जो इनके चुंबकीय द्विध्रुव हैं तो इनका सपोर्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 6वां है, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः शून्य तथा अशून्य होता है, क्यों। तो साफ बात है यार, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, अपोज करते हैं अंदर के परमाणु, इसलिए 0 हो जाता है, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वहां सपोर्ट कर जाते हैं। प्रतिचुंबकीय वाले में क्या होता है, प्रतिचुंबकीय वाले में जो इनके अंदर के परमाणु हैं बाहर वाले का अपोज कर जाते हैं। अपोज करने के नाते क्या होता है, बोलो बाहर वाला प्लस का, इनका वाला माइनस का, 0 हो जाएगा। लेकिन अनुचुंबकीय में क्या होता है, बोलो अनुचुंबकीय में बाहर वाला भी आगे जा रहा है, इनका भी आगे जाएगा, इनके परमाणु भी आगे बना लेंगे, डाइपोल अपना जो भी बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस दोनों आगे जाएंगे तो ओवरऑल प्लस का ही तो बन जाएगा ना, इसलिए अशून्य होता है, शून्य नहीं होता है। या फिर ऐसे कहा जा सकता है, या फिर ऐसे क्या जो है ये हमारा है क्या, मतलब कि परचुंबकीय वाले अपोज करते हैं और जो अनुचुंबकीय वाले सपोर्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र परिणामी 0 हो जाता है और यहाँ पे 0 नहीं होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर मित्रों। सवाल नंबर 7वां क्या बोल रहा है, क्षण चुंबक क्या है यार, ऐसा चुंबक जो क्षण की तरह हो, और क्या हम बोलेंगे 7वें वाले में, ऐसा चुंबक जो क्षण की तरह हो, क्षण चुंबक बोलते हैं। और इनके 2 होते हैं क्या, ध्रुव होते हैं, कौन कौन से बोलो, एक होता है यन और एक होता है यश होता है। 8वां वाला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो बहुत आसान बेटा सवाल आपके सामने आया हुआ है। ये क्या होता है, ये होता यह है, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, ध्यान देना, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं बाहर बाहर, और अंदर अंदर साउथ वाले से नॉर्थ की ओर बनाती हैं और लूप बनाती हैं। साउथ से नॉर्थ की ओर आती है और लूप बनाती है, यानी हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं वे बल रेखाएं हैं जो बाहर बाहर चुंबक के नॉर्थ वाले पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं और अंदर अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवेश करती हैं और ये बंद वक्र बनाती हैं। तो आप इसको बना लेंगे आप। सवाल नंबर 9वां बोलता है मित्रों, एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया है 0.25 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है, थीटा का मान दिया है 30 अंश पर 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगाता है। टाउ का मान दिया है क्या, 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगाता है, ठीक है ना। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा, कोई बात नहीं सर, तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का तो आपको बता दिया जाए, टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है, टाउ बराबर वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर भी होता है। तो टाउ का मान दिया है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² इक्वल टू एम का मान निकालना ही है, और बी का मान क्या दिया है 0.25 दिया है, और साइन थीटा का मान क्या 30 डिग्री दिया है बच्चा। तो यहाँ पे आएगा m बराबर क्या आएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² अपान 0.25 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 0.5 बन जाएगा। आप इनको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा आपके मात्रक के साथ यहां पर आ जाएगा।
मात्रक क्या होता है ये हम आपको कैसे बता पाएंगे। यम का मात्रक क्या होता है, यम बराबर होता है I इंटू ए नॉट एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका क्लास वर्क है, जल्दी से आंसर लगा के दो हमको और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दो आप, तब मैं जानूंगा आप बढ़िया से पढ़ रहे हो। इनको सॉल्व करवा लो, ठीक है ना। तो चलते हैं सवाल नंबर 10 पर मित्रों। क्या बोलता है 10वां सवाल नंबर 10 बोलता है मित्रों, एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं। तो मित्रों पहली बात तो यह है ना, परिनालिका क्या होता है, यह कोई पाइप होता है प्लास्टिक वगैरह का जिनके ऊपर तार लपेटे गए होते हैं और यहाँ पे करंट फ्लो कराया जाएगा। यह सिस्टम परिनालिका कहलाती है। अब 800 फेरे हैं, एन का मान क्या दिया है बोलो, 800 दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। तथा इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो एरिया का मान दिया है ना मित्रों, वो 25 गुना 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर है। एरिया का मान ही आपका हो गया और इसमें 30 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और आई का मान क्या है बोलो, 30 एम्पियर है मित्रों। और कह रहा है समझाइए कि किस अर्थ में परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है और इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है। अरे भाई चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर क्या होता है, आई इंटू ए होता है। यह एक फेरा का है और एन फेरे यानी गुणा कर लेंगे तो आई का मान 30 एम्पियर, एरिया का मान 25 गुणा 10⁻⁴ आएगा और एन का मान 800 आएगा। इनको सॉल्व करिए और आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब जानेंगे आप पढ़ रहे हैं। और अगर नहीं देंगे तो जान लीजिए कि बेटा आप पढ़ नहीं रहे मन से। कॉपी कलम लेके बैठो, एग्जाम आने वाला, तैयारी कर रहे हो तो बिना कॉपी कलम कुछ होने वाला नहीं मित्रों। तो यहाँ देखो भाई, हाँ इसी बोला यह है समझाइए कि किस अर्थ में परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह बिहेव करती है। अरे भाई करंट कैरिंग वायर अगर है ना तो पूरे में करंट फ्लो हो रहा है, एक चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है, रॉड के लग रहा है। पहली बात तो हम बोलेंगे चूंकि पाइप के ऊपर तार लपेटे गए होते हैं, वहां धारा बह रही होती है तो परिनालिका कहलाता है। और परिनालिका पूरा भाई धारा बहेगी चुंबक कहलाएगा। किसी तार में अगर धारा बहेगी तो वहां वो चुंबक की तरह बिहेव करेगा, तो चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है और एक रॉड के जैसा लग भी तो रहा है, इसलिए क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब यहां देखो भाई सवाल नंबर 11वां, यदि प्रश्न 10 में बताई गई परिनालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो, कोई बात नहीं, और इस पर क्षैतिज दिशा में एक 0.25 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया हो। यहाँ पे अब बी का मान दे रहा है 0.25 टेस्ला, ठीक है ना। तो इस परिनालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा जब इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बना रही हो। थीटा का मान क्या दिया है, 30 अंश आपको दिया है। तो आप जानते हो टाउ बराबर क्या निकालना है, बल आघूर्ण ना, तो टाउ बराबर mb sin थीटा और m का मान निकाले हो ना यहाँ पे, m का मान 30 गुणा 25 गुणा 10⁻⁴ गुणे 800 और b का मान 0.25 और साइन थीटा माने क्या, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। और यह भी है कैलकुलेशन, जो भी आपका आएगा आप इसको आराम से लगाइएगा। टाउ का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर, क्या होता है बोलो, न्यूटन मीटर, आप लगा लेंगे इसको, ठीक है ना। तो करना क्या है यहाँ पर मित्रों, आप जान रहे हो, अब गुणा भाग करना आपका काम है। हम कमेंट बॉक्स में आपका आंसर ढूंढेंगे। और ये हो गया चुंबकत्व एवं द्रव वाले पार्ट का समापन। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बच्चों, हमने सब आपको दिया है, ढूंढ के लाया है, बहुत मेहनत से लाया है, जतन से लाया है, कर्म से लाया है, तुमको बताने के लिए लाया है। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं मजा नहीं आएगा, पूरा जल्दी से पढ़ खत्म करिए। और चलते हैं अगले वाले चैप्टर पर मित्रों, जिसका नाम होने वाला है, आपके सामने आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा मित्रों। इसको हम लोग पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बहुत टाइम ना लेते हुए जल्दी से मैं इनको शुरू करने जा रहा हूं। इसका नाम क्या बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए शुरू करते हैं इस वाले चैप्टर को। यहाँ पे आपके सामने सवाल नंबर पहला लिखा हुआ है, जानते हो क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, यानी कि 5B माने क्या होता है, फार्मूला होता है B डॉट A होता है, बेसिकली वेक्टर B डॉट वेक्टर A होता है। तो हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र में रखी मान लो कोई प्लेट है, तो इस प्लेट से उस टाइम पर जितना बल रेखाएं लंबवत जा रही हैं
वही उसका फ्लक्स कहलाती है। यानी कि हम बोलेंगे किसी प्लेट के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, किसी समतल प्लेट के लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या उसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और फाई बी का फार्मूला वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। अगला वाला सवाल, दूसरा वाला, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम बड़ा खतरनाक है। कहता है कि मतलब कि मान लो लेंज का नियम ही कहता है ना, वो बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। और दिशा कैसे होती है? जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कोई लूप है, समझना पड़े बात को। अगर लूप है यहाँ पे, मान लो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रही है और टाइम के साथ लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर टाइम के साथ लगातार बढ़ेगी तो लेंज साहब का नियम है, कहता है ये ऐसी धारा बनाएगा जो इनका अपोज करेगा। यानी किसी बंद लूप में धारा की दिशा ऐसी होती है कि वो अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ये आप लिख लो कॉपी में, हमने क्या बोला, किसी बंद लूप के लिए धारा की दिशा ऐसी होती, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होने के नाते किसी बंद लूप में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होने के कारण धारा की दिशा ऐसी होती है जो सदैव अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है मित्रों। यानी कि अगर मान लो लगातार बढ़ रहा होगा तो धारा ऐसा बनाएगा कि इनको घटाएगा। ये बनाएगा कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। और कैसे निकालते हैं? दायां हाथ निकालेंगे, ऐसे करेंगे, अंगूठे को चारों पर लंबवत, और जानते हो अपने अंगुलियों को उधर कर्ल करेंगे जिधर धारा बह रही है। अगर ऐसे धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बाहर जाएगा। अंदर बढ़ रहे थे, बाहर घटा दिया। अगर मान लो यही अंदर घट रहे होते, टाइम पे घट रहे होते, तो कहता घट रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, इनको बढ़ाया जाएगा तो धारा ऐसे बढ़ती, कैसे? क्लॉकवाइज बढ़ती मित्रों। तो ये हो गया आपका लेंज का नियम। अगला है, चित्रानुसार तार AB में A से B की ओर धारा के मान में वृद्धि हो रही है। यहाँ चित्र नहीं बना हुआ है लेकिन मैं जानता हूं यहाँ तार मतलब यहाँ धारा I बह रही है और यहाँ लूप रखा गया है। तो धारा I में कह रही मतलब धारा I बढ़ रही है मित्रों। धारा I क्या हो रही है बोलो? बढ़ रही है। तो बोलता है लूप में बताओ मतलब कि धारा की दिशा, जो इंड्यूस धारा बन रही है, क्या होनी चाहिए? कोई बात नहीं सर। अच्छा बोलो, मान लो चुंबकीय क्षेत्र धारा आगे जा रही है, इस वाले पोर्शन में क्षेत्र कहां जाएगा बोलो? आउटसाइड, बाहर जाएगा क्षेत्र। अच्छा बताओ जरा, अगर धारा का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे B का मान ही बढ़ेगा, और जब B का मान बढ़ेगा तो जानते हो B का मान, अब इसके अंदर धारा बनेगी और पूछेगा अपने आप से मेरे अंदर हो क्या रहा है, तो जवाब मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। तो कहे घटाओ उसको, घटाने के लिए ऐसे बनाएगा, क्लॉकवाइज जब बना देगा ना तो तार के नाते जो तार के नाते क्षेत्र है वो अंदर बन जाएगा, उनका वाला बाहर बन जा रहा था, और तार के नाते क्षेत्र अंदर बन जाएगा तो घटाएगा उनको। तो दिशा कैसे होगी बोलो? क्लॉकवाइज होगी मित्रों। सवाल नंबर तीसरा खत्म हो गया। अब चलते हैं, आपको लाते हैं सवाल नंबर चौथे पर। सवाल नंबर चौथा बोलता है एक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। सवाल नंबर चौथा बोलता है, बोल रहा है एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में, टी का मान दिया है 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। मतलब कह रहा है जो फाई इनिशियल है वह 1 वेबर है, और जो आपका फाई फाइनल है मित्रों वो क्या है? वो आपका हो जा रहा है 0.1 वेबर बन जा रहा है। कोई बात नहीं यार। अब जानते हो करना क्या है? यहाँ पे कह रहा है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं फैराडे साहब के नियम से E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे माइनस फाई फाइनल कितना है? 0.1 है, इनिशियल क्या बोलो? 1 है, अपॉन टाइम कितना लगा है? 0.1 सेकेंड का लगा है। तो ये आपका आएगा मित्रों, ये आएगा माइनस का प्लस का 0.9 आएगा, अपॉन 0.1 आएगा। तो गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा? 9 बटे के, यानी कि 9 वोल्ट का आएगा मित्रों। ये 9 वोल्ट आएगा। फैराडे साहब का सेकंड लॉ आपको याद होना चाहिए, E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, लेकिन यहाँ पे सारे मान दिए हैं तो क्या लगाएंगे? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लगा देंगे, हो जाएगा। अगला वाला सवाल है पांचवा वाला मित्रों। अगर पांचवें वाले सवाल की बात की जाए तो लिखा है दो वृत्तीय कुंडलियां जिनकी त्रिज्याएं कैपिटल आर व स्मॉल आर है। कोई बात नहीं, दो कुंडलियां दी गई हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं।
दो कुंडलियां दी गई हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या बोलो, एक की कैपिटल आर है और एक की स्मॉल आर है। मैं पहले आपको बता दूं सवाल नंबर 5वां है, एक त्रिज्या एक की दिया है कैपिटल आर, कोई बात नहीं सर। अच्छा आगे पढ़ो, पहले क्या है, को एक समक्ष रखा गया है, मतलब एक दूसरे के सामने रखा गया है, और ये वाला यहाँ पे स्मॉल आर वाला। अब तुमको कहे सर कैसे पता, अरे भाई सवाल बनाने वाले हम ही समझाएंगे नहीं, ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला, ठीक है ना। एवं एक ही केंद्र है, यानी कि इनका केंद्र भी एक है, जो मैंने पहले रख दिया है। कैपिटल आर बहुत बड़ा स्मॉल आर से, यानी कहा यह जा रहा है जो कैपिटल आर है ना, यह बहुत ही बड़ा है, किससे बोलो, स्मॉल आर से, मतलब स्मॉल आर बहुत छोटा है, पॉइंट के जैसा है। के लिए इस व्यवस्था में अन्योन्य प्रेरण का एक व्यंजक प्राप्त कीजिए, के लिए इस व्यवस्था में अन्योन्य प्रेरण का एक व्यंजक प्राप्त कीजिए। अरे भाई यम का मान निकालना है यार। पहले मान लेते हैं माना, पहले मानते हैं माना कैपिटल आर त्रिज्या में जो धारा है, कैपिटल आर त्रिज्या में जो धारा है वो मान लो I2 है, ठीक है ना। कैपिटल आर त्रिज्या में धारा का मान लिया हमने I2 है, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ पे धारा I2 मान लो फ्लो कर रही है, मान लिया I2 धारा फ्लो कर रही है, तो हम बोलेंगे अतः इसके केंद्र पर बनने वाला, अतः इसके केंद्र पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र, बनने वाला क्या बोलो, चुंबकीय क्षेत्र का मान जानते हो क्या आएगा, बी का मान जो आएगा दूसरे वाले की वजह से दूसरा लूप माना गया, पहला लूप माना गया, ठीक है ना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र B2 होता है, मतलब कि एक सर्कुलर, मान लो आपके पास कोई सर्कुलर वायर धारा बह रही है, तो उसके केंद्र पर जो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है मित्रों, होता है क्या, μ0/2 इंटू क्या I/R। तो I का मान I2 हो गया, ए इसके केंद्र पर बना है, ठीक है ना। और जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ केंद्र पर बना है ना मित्रों, वही इनसे गुजरेगा। हम बोलेंगे स्मॉल आर त्रिज्या वाले वृत्त से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला क्या बोलेंगे, बोलो फ्लक्स क्या होगा। तो हमने पढ़ा है φ1 इक्वल टू क्या, हमने पढ़ा है क्या, फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए होता है ना भाई, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा मान लो यार। हालांकि यहाँ क्या दिक्कत है, मान लो इस वाले से, ध्यान देना, इस वाले से क्षेत्र अंदर जाएगा, बी अंदर जा रहा, और इनका वेक्टर एरिया भी अंदर जाएगा, तल के लंबवत होता है, तो काश 0 आ जाएगा। तो जब काश 0 आएगा ना, तो काश 0 का मान 1 होता है, इसलिए φ1 का मान क्या आएगा, b इंटू ए आ जाएगा। और b का मान क्या है, यहाँ पे हम बोले ना ये इतना छोटा है कि लगभग इनके सेंटर के जैसा है, जितना क्षेत्र इनका बन रहा है इनका सेंटर पर, वही इनसे गुजर रहा है। तो b का मान यहां से पकड़ लो, μ0/2 इंटू I2/R पकड़ लो, मल्टीप्लाई बाई एरिया का मान क्या, इनसे गुजर रहा है ना, तो पाई स्मॉल r का स्क्वायर पकड़ लेंगे मित्रों, ठीक है ना। ये φ1 का मान आ गया। टोटल जो गुजरने वाला फ्लक्स φ1 होता है ना। अच्छा बोलो यहां से गुजरने वाला जो फ्लक्स है इनके I2 पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो m इंटू I2 हो जाता है, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 बना लो, 2 बना लो, आपको मालूम चलेगा 1 व 2 से अगर 1 2 को मिलाओगे ना, तो ये आ जाएगा μ0/2 इंटू I2/R इंटू पाई आर का स्क्वायर बराबर क्या, यम इंटू I2 कट जाएगा, इसलिए यम का मान क्या है, एम का मान आएगा μ0/2 इंटू पाई आर का स्क्वायर बाई आर आएगा। और ये आपके सवाल का हो गया आंसर। तो हाँ सवाल लंबा है, 1 नंबर का सवाल है, जितना लंबा है बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जानते हो ये सवाल 2 से 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यम क्या होता है, यम होता है दूसरे की वजह से किसी दूसरे का प्रेरित होना होता है, यम का होता है मान। तो यम बराबर यहाँ पे क्या आएगा, μ0/2 आई आर का स्क्वायर अपन आर होता है। हालांकि यम का मान आई वाई पर डिपेंड नहीं करता है। अब आते हैं सवाल नंबर 6वें पर आते हैं मित्रों। तो सवाल नंबर 6वां जो है ना, स्वयं प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो कोई बात नहीं, बता रहा हूं क्या समझता हूं। हमने बोला अगर मान लो किसी कुंडली में जो धारा है वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल धारा होने नाते क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसकी कुंडली में खुद एक वैद्युत विभव या वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, जो सदैव उस बात का विरोध करती है जो उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है। मतलब कहने का यह है, मैंने बोला अगर मान लो ये कोई कुंडली है, अगर कुंडली में जो धारा है वो वेरिएबल मान लो फ्लो कर रही है, कोई धारा ऐसी है, तो एक चुंबक बनेगा, चुंबक बनेगा तो बल रेखाएं बनेगी, और बल रेखाएं बनेगा तो इसी में जब गुजरेंगी, और जब गुजरेंगी तो फिर से क्या बन जाएगा,
ये बनाएगा सेल बनाएगा। क्या बनाएगा बोलो? सेल बनाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं स्व प्रेरण बोलते हैं, यानी खुद से प्रेरित होना। अगर कोई बोलेगा स्व प्रेरण क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे? अगर किसी कुंडली में धारा वेरिएबल यानी कि धारा परिवर्ती है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वह खुद एक सेल का निर्माण करती है, और सेल ऐसा होता है जो मतलब कि उस धारा का अपोज करता है, सपोर्ट करता है। अगर मान लो अगर धारा बढ़ रहा होगा तो सेल ऐसा बनेगा, उनको घटाना चाहेगा, और अगर धारा घट रहा होगा तो सेल ऐसा बनेगा जो उस धारा को बढ़ाना चाहेगा। ये होता है आपका स्व प्रेरण होता है मित्रों। और यहाँ पे लिखा है इसका क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, तो हम क्या बोलेंगे? MALT 12/22, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। ए और टी पर क्या लग जाएगा बोलो? लग जाएगा माइनस। तो आप इसको याद रखना, खुद से प्रेरणा लेना, यानी कि अगर कुंडली में धारा बढ़ रही है तो परिवर्ती है तो मतलब खुद से वह एक सेल का निर्माण करेगी, जिसे क्या होने वाला है, जो अपने अंदर जो धारा प्राइमरी वाला बह रहा था उसका सपोर्ट भी कर सकती है, अपोज भी कर सकती है। अगर धारा का लगातार कम हो रहा होगा सपोर्ट करेगा, और अगर लगातार बढ़ रहा होगा तो अपोज करेगा मित्रों। तो दोस्तों आपके सामने अगला वाला सवाल आ चुका है, जहां पे लिखा है स्व प्रेरण गुणांक से आप क्या समझते हो? वही तो ही बोल के आए यार, कितना बार बोलेंगे कि मतलब कि मान लो कोई कुंडली है, धारा बह रही है कुंडली में, अगर धारा परिवर्ती है तो कुछ टाइम बाद उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल या फिर क्या धारा होती है प्रेरित, उसी को हम घटना को क्या बोलते हैं? स्व प्रेरण मतलब बोलते हैं। और इसका गुणांक होता है जिसको दिखाते हैं हम एल से दिखाते हैं, कोई बात नहीं। आगे बोलता है समतल वृत्तीय कुंडली के लिए स्व प्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कोई बात अभी करने आ रहा है मित्रों, जानते हो क्या होता है? मान लो कोई कुंडली है, समतल है, ठीक है ना, इसमें n फेरे हैं, तो इसके सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र B का मान होगा ना, B है सेंटर, जानते हो क्या होता है? μ0/2 इंटू I/R तो होता ही है, त्रिज्या मान लो R है, अगर n फेरे तो n का गुणा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और बोलता है आगे, कोई बात नहीं, तो भी निकल गया हमारा। और अगर देखा जाए यहां से तो आप जानते क्या हो, यहाँ पर एरिया का मान क्या आएगा? इनके πr का स्क्वायर आएगा, और चूंकि फाई बराबर क्या होता है? फाई का फॉर्मूला होता है B इंटू ए होता है, B इंटू ए। तो जानते हो धारा मान लो ऐसे बह रही है यार, कोई बात नहीं, धारा बहाओ ना, धारा ऐसे बह रही है तो क्षेत्र B का मान अंदर जाएगा और वेक्टर एरिया भी अंदर जाएगा, दोनों एक और जाएंगे। तो हालांकि जो बी ए कॉस थीटा होता है ना, तो बी ए कॉस 0 बन जाएगा, और जब बी ए कॉस 0 बन जाएगा तो बी ए बन जाएगा। और बी का मान क्या मित्रों? बी का मान जो यहां निकाले हो ये क्या है बोलो? μ0/2 इंटू I/R इंटू n, और एरिया का मान πr का स्क्वायर। कोई बात नहीं सर। और जानते हो L का आपको निकालना L का मान, तो हम जानते हैं विकास का L बराबर क्या होता है? n φ/I होता है। तो अगर कुछ लोग को समझ में ना रहा होगा तो हम बोलते हैं ये आया यहां से था, फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो फाई बराबर क्या? एल आई होता है। तो यहीं से फाई टोटल ही बात हो रही है, तो आई का मान क्या? 5/L हो जाता है, तो 5 एल का मान 5/I, एल का मान 5/I बन जाए, वही बात नहीं। और टोटल फाई, अगर एक लोग से फाई जा रहा है तो एन फेरे हैं, तो कुल कितना होगा बोलो? एन फाई तो होना पड़ेगा ना जी, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो करना क्या है यार? एल बराबर एन अपॉन आई इंटू फाई का मान क्या है? फाई का मान देखो यहाँ पे ना, μ0/2 इंटू I/R इंटू एन, और पाई आर का स्क्वायर, एक आर से एक आर कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका एन स्क्वायर अपॉन आई इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई μ0 इंटू क्या आएगा? पाई इंटू आई आएगा, ठीक है ना। ये आपके एल का मान बहुत बड़ा आया हुआ है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। आप अगर लिखे पढ़े हैं तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या? फाई प्रोपोर्शनल टू आई, जो फाई टोटल होता है वो आई की होता है मित्रों, प्रोपोर्शनल होता है, और यहां से हमारा काम बन जाता है। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट में, हट गया हूं, फिर शिकायत मत करना कि सर तुम हटते उठते हो, नहीं खाली कहते हो, नोट करो। सवाल नंबर देखो 8वां क्या कहता है? एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 गुणा 10⁻³ हेनरी है। एल का मान दे दिया है साहब, कोई बात नहीं यार, एल का मान 8वां दिया है, एल बराबर 3 गुणा 10⁻³ हेनरी दिया है, कोई बात नहीं। एल का मात्रक हेनरी भी होता है। 0.1 सेकेंड में कुंडली की धारा का मान, मतलब टी का मान क्या दिया? 0.1 सेकेंड दिया है,
और धारा का मान करना 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जा रहा है, यानी कि जो धारा इनिशियल थी पहले मैं बताता हूं, यहाँ धारा क्या दिया है, जो इनिशियल वाला है वो 5 है और जो फाइनल है क्या है 0 है। तो अगर हम बोले कि धारा में परिवर्तन कितना हुआ तो डेल्टा आई का मान क्या हो जाएगा, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, तो 0 माइनस और क्या यहाँ पे आएगा 5, तो आएगा माइनस का 5 आएगा, ये आपके डेल्टा आई का मान आ गया मित्रों। अब कह रहा है शून्य हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी होता है मित्रों। तो एल का मान क्या दिया है, -3 गुना 10⁻³ होता है और डेल्टा आई का मान नेगेटिव का 5 है और टी का मान 0.1 है। ये जानते हो कट जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, 15 गुणा 10⁻³ बटे 0.1 आएगा, तो यहाँ 150 गुणा 10⁻³ और विद्युत वाहक बल का मान है, ये आएगा वोल्ट में मित्रों। तो आपको फार्मूला याद रहे, ई बराबर क्या होता है, -L di/dt होता है। जब फार्मूला आपको लर्न रहेगा, सारी वैल्यू आपके सामने दी गई है यार। अगर वैल्यू दी गई है तो भाई देख देख करके लगाने में क्या जाता है, देख के लगा नहीं लेंगे, उसको लगा लेंगे। तो सवाल नंबर 8वां खत्म हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 9वें पर, देखते हैं 9वां कहता क्या मित्रों। सवाल नंबर जो 9वां है ना, वो कहता है एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक जो है ना 10 मिली हेनरी है। कोई बात नहीं यार, हमने बोलेंगे चूंकि दिया क्या है, बोलो एल का मान दिया है 10 मिली हेनरी, मतलब क्या 10 गुणा 10⁻³ हेनरी आपको दिया गया है। कोई बात नहीं, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 हो जा रही है भाई साहब, यानी कि टाइम का मान दिया 5 मिली सेकेंड, तो 5 गुणे 10⁻³ सेकेंड दिया है और बोलता है 5 से 15, यानी कि डेल्टा आई का मान क्या दिया है, पहले 5 था फिर 15 हो गया, कितना बड़ा 10 बड़ा यार, तो 10 एम्पियर प्लस का रहेगा, तो बड़ा है ना यहाँ पर। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना है, पीछे वाला ही सवाल है। एल बराबर क्या, ई बराबर क्या, -L डेल्टा आई अपान क्या डेल्टा टी होता है। -L का मान 10 गुना 10⁻³ दिया है, डेल्टा आई का मान 5 है और टी का मान क्या 5 गुणे 10⁻³ है, तो कट जाएगा पूरा पूरा, ये आएगा 120 वोल्ट का आपका आएगा। तो ये आपका आ गया आंसर, सवाल नंबर माइनस का 20 वोल्ट आएगा, ये आएगा नेगेटिव का 20 वोल्ट है, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा आंसर माइनस का 20 वोल्ट मित्रों आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं सवाल नंबर 10वें के ऊपर। सवाल नंबर 10वां क्या बोलता है, देखो ध्यान से, किसी समय पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान क्या दिया है, 4t³ - 5t² - 10t + 7t वेबर, ये आपका दिया है फाई का मान। कोई बात नहीं सर, और टी का मान कहां पर, टी का मान दिया 2 सेकेंड, यानी कि सवाल दे रहा है आपका तात्क्षणिक माने क्या, इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है मित्रों यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ देखो बोलता है टी बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात किया जा रहा है। भाई ई बराबर क्या होता है, ई बराबर आपका होता है, ई बराबर आपका मित्रों होता है क्या, -d∅ अपान क्या dt। फैराडे साहब वाला आपको नहीं याद है क्या, याद तो है सर। तो -d अपान dt और फाई का मान क्या बोलो 4t³ - 5t² - 10t + 7t। तो ध्यान देना पे क्या आएगा, अगर आप अवकलन करेंगे तो ये आएगा 4 4 ही रह जाएगा और 4 गुणे 3t², पहले वाले का बन जाएगा। कोई बात नहीं, -5 गुणे क्या 2t और -10, इसका अवकलन 1 हो जाता है, कोई बात नहीं, इसका अवकलन 0 हो जाता है मित्रों, ठीक है ना। तो ये आएगा -4 3 12t² -10t माइनस आपका 10 आएगा और t बराबर 2 सेकेंड की अगर बात की जाए ना मित्रों, ये t पर है, अब e बराबर t बराबर 2 पर कितना आएगा, तो 12 2 दूनी 4 बचो की 48 माइनस 10 दूनी 20 -10। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का, देखो 20 10 30 18, नेगेटिव का 18 वोल्ट आएगा। अगर मान लो जोड़ घटाना में गलती जल्दी हो गया हो ना तो आप उसको मिला लेना, हमको मत कह सर तुम गलती लगाया हो सर, मैं तरीका बता दिया, जोड़ घटाना में कहीं गलती हो जाता है सर तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, लगाना खुद से, ठीक है ना। तो तरीका आप जान गए हो। सवाल नंबर 10वां मित्रों खत्म हो गया, आप ले लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं चलता हूं सवाल नंबर 11वें के ऊपर। 11वां कहता है यदि प्राथमिक कुंडली में बहने
जाने वाली धारा जो है 3 एम्पियर है। I1 का मान दिया है क्या, देखो यहाँ पे 3 एम्पियर दिया है। धारा 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है। यानी कि जो I इनिशियल है पहले वाले में 3 एम्पियर है, लेकिन जानते हो t बराबर 0.001 सेकेंड में इसको हमने कर दिया जीरो। क्या कर दिया बोलो, जीरो कर दिया। तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात मतलब बोलता है, तो द्वितीय कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट हो जाता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करो। M बराबर क्या होता है, E2 अपान क्या माइनस डेल्टा I अपान क्या डेल्टा T होता है। मित्रों E2 का मान 15,000 वोल्ट दिया है, अपान 1 लगा लो, और डेल्टा I देखो भाई 3 एम्पियर जीरो हो गया ना, तो 0 माइनस 3, ये नेगेटिव का 3 आएगा, लेकिन यहाँ का नेगेटिव प्लस कर देगा 3, बट इसका मान क्या है 0.001। गुणा करेंगे ये 15/3 आएगा, मतलब ये आएगा 5। और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रा क्या होता है सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट, ध्यान देना, इसका हो जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ये आपका हो जाएगा 5 आएगा। और हमको लगता है सवाल नंबर 11वां हो गया खत्म। और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की मात्रा को हेनरी लगा लो यार, हेनरी नहीं पकड़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या बोला, हमने पूरा कर लिया है, खत्म 2 चैप्टर और खत्म कर लिया है, और आगे 2 और बचे हैं। अल्टरनेटिंग करंट बचा हुआ है, और बचा है बताओ छोटा सा क्या टॉपिक, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बचा हुआ। मित्रों उम्मीद करते हैं पढ़ रहे होगे, समझ में आ रहा होगा, और दिक्कत अगर होगी तो हमको बताओगे। और आपको बता दूं अब ऐसे वीडियो आपको डेली पर मिलने वाले हैं, इसलिए आप अपनी नियमितता को बनाए रखिए, रेगुलरिटी को बनाए रखिए। टाइम पे वीडियो पढ़ेंगे, आप टाइम पे पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम मिलेंगे अब, क्योंकि अब आपका टाइम खाने का हो गया होगा ना जी। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।